मैं आपके माध्यम से युवाओं से खास कहना चाहता हूँ कि आप इस देश का भविष्य हो। इस देश की जो कमान है वो आपके हाथ में है। आपको व्यसन से दूर रहना है और अच्छी पढ़ाई करते हुए आपको प्रत्येक मोर्चे में, प्रत्येक क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। बाकी हम आपके साथ उपस्थित हैं। ये महाप्रताप जी त्याग, बलिदान और संघर्ष की ये बिल्कुल बड़ी मिसाल है। ये शहीद भगत सिंह जी जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में शहादत दी, ये अपना अशोक स्तंभ है, ये अपना तिरंगा है। किस लिए? युवाओं के लिए। इस भारत देश के यूथ को ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है और आपको प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक मोर्चे पे अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। आपको सर से लेकर पैर तक दिख रहा है, वो हमारा पहरवेश है। तो यहाँ आप देखिए, वेस्टर्न कल्चर से तो लाख गुना अच्छा है। मैंने ये एक एक करके बनवाई। सबसे पहले मैंने साफा शुरू किया पहनना, तो लोगों को अटपटा लगा। यहाँ पे युवा तो खास है, ये क्या हो गया, शेखा भी साफा पहन के घूमते हैं। आज मेरी धर्म पत्नी है, वो भी आज जो हमारे राजस्थानी जो पोशाक है, जो परिधान है, उसमें ही मूवमेंट करती है और जो उसके अंदर जो उसकी खूबसूरती निखरती है वो आप कभी सोच नहीं सकते। जब संविधान भी रिजर्वेशन को मानता है कि भाई हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतनी टिकट रिजर्व होनी चाहिए, जब पार्टियां भी सालों से जातीय संघ के आधार पर टिकटों को रिजर्वेशन करती आई है, तो फिर अभी हम भी तो रिजर्व, हमारे लिए भी तो रिजर्वेशन का कोई प्रावधान हो। हमने ये देखा है कि आज भी गांवों में छुआछूत चल रहा है। तो मुझे दुख हुआ उस बात का और मुझे वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला जहां से मैं इस छुआछूत की गंदगी को पूरे भारतवर्ष से दूर कर पाऊँ। तो उस मंच पे से मैंने वामन मेश्राम जी से निवेदन किया और वो आए और मैंने जो पानी की बोतल जो थी, जो बिल्कुल सील पैक थी, मैंने खोली और उनको दे दी। बोला आप बड़े भ्राता हैं, पिता तुल्य हैं मेरे लिए और आप इसे जूठा करके पिए। उन्होंने पिया। उसके बाद मैंने उसी जूठे पानी को पिया। जब मैंने अनुसूचित जाति जनजाति के और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने जो मुझे फ़ोन किए हैं और जो मुझे सम्मान दिया है, जो मेरे को लेके जो उनके अंदर एक गलत फहमी थी, उसको जब उन्होंने व्यक्त किया कि साहब पुरुषोत्तम रूपाला का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद आपने बीजेपी छोड़ी, तो बीजेपी का जो एजेंडा है हिंदुत्व, आपका भी एजेंडा हिंदुत्व, तो फिर आप इसमें कैसे डिफरेंस करते हैं? मैं आपको कुछ है ना, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो चाहे वो करणी सेना हो चाहे राज शेखावत है, किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। फर्स्ट बात तो ये आप हमें स्वीकारनी होगी, क्योंकि यदि कोई पार्टी मुझे स्थान देती है यदि अपनी पार्टी में, तो वो मेरी कार्यशैली और मेरे साथ जुड़ा हुआ जो जन सैलाब है उसको देख के देगी, बाकी नहीं देगी। आप ये लिख लेना, कोई भी पार्टी है वो देखती है आपके पास है क्या, कैडर कितना। उनको कैडर चाहिए, उनको मत चाहिए। सिंपल लॉजिक है। आज पार्टियां आपको कब ज्वाइन करती हैं? जब वो देखती है आपके पास कितना बड़ा जन सैलाब है। तो भाजपा ने मुझे यदि सम्मिलित किया हो भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरे पे कोई एहसान नहीं किया था उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें क्षत्रियों का लाभ लेना था। इसलिए उन्होंने मुझे सम्मिलित किया था भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उन्हें पता था अमरेली में जो काठी है वो मतदान नहीं करते, उन्हें आनंद और खेड़ा में जो क्षत्रिय है वो मतदान नहीं करते, उनको पता था। तो ये जो क्षत्रिय थे, और ये करीबन 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पे क्षत्रियों का सीधा सीधा असर होता है। ये सीटें जहां पे बीजेपी हारती थी और उसका लाभ लेने के लिए इन लोगों ने राज शेखावत को भाजपा से जोड़ा था। मेरे पे एहसान नहीं किया था और मैंने मेरा 100% दिया था। क्यों? क्योंकि भाजपा से जुड़ना वो मेरे समाज के उज्जवल भविष्य का एक कार्य था मेरा।
जो जो भविष्य सुनिश्चित करना था मुझे, उसका एक ये कदम था मेरा, जो मैंने कदम उठाया था। और मैंने जब तक मैं भाजपा में रहा, मेरे से जो बन पड़ा मैंने भाजपा के माध्यम से मेरे समाज के लिए मेरा योगदान दिलवाया। क्षत्रियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गणेश क्षत्रिय समाज का संकल्प में क्षत्रियों की बात पे आपको विस्तार से बता रहा हूँ। लेकिन जब पुरुषोत्तम रूपाला की घटना हुई, उस घटना में जब हमने ये बात रखी कि भाई पुरुषोत्तम रूपाला ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट जो है वो घोर निंदनीय है। एक वरिष्ठ मंत्री जब ऐसा स्टेटमेंट देता है, और जब हमारी छतरानियाँ मैदान में उतर चुकी है, और छतरानियाँ जो बिल्कुल जोहर की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि छतरानियों ने कह दिया हम जोहर कर लेंगे यदि टिकट रद्द नहीं हुई तो ऐसे समय हम क्षत्रियों का तो यही छात्र धर्म बन रहा था कि हम भी उनके साथ खड़े हो जाए। हम उनके साथ खड़े हुए, और जब हमने बात रखी भाजपा में कि साहब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है क्षत्रिय गुजरात का, भारतवर्ष का, तो एक टिकट रद्द करने में आपको आपत्ति क्या है? कर दीजिए ना, एक टिकट तो रद्द करनी है। लेकिन साहब उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। तो साहब जब हमारे क्षत्रिय समान का स्वाभिमान की यदि हम रक्षा नहीं कर सकते हैं जिस पार्टी में हम हैं, तो उस पार्टी में रह के करेंगे क्या? गलत तो नहीं? जिन क्षत्रियों की वजह से पार्टी ने हमें स्थान दिया, और उन क्षत्रियों के स्वाभिमान की लड़ाई की जब बात आई, तब हम यदि उन क्षत्रियों को स्वाभिमान न दिला पाए, उनका स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर उस पार्टी में हम रह के करेंगे क्या? क्योंकि हमारे तो वोट क्षत्रिय तो है मैक्सिमम। तो यदि हम पार्टी में रहते हैं तो वोट का लाभ तो दिला पाएंगे हम पार्टी को। तो हमने सीधा सीधा इस्तीफा रख दिया। ये पकड़ो इस्तीफा, हमें आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि हमारे लिए हमारा समाज सर्वोपरि है। गलत तो नहीं किया। उसके बाद कई त्यागपत्र इस्तीफे युवाओं ने दिए मेरे पीछे पीछे। लेकिन दुख इस बात का है, यदि उस वक्त 4-5 बड़े जो हमारे क्षत्रिय जो नेता थे, मंत्री थे, या जो एक्स मंत्री जो भी थे, यदि वो भी इस्तीफे रख देते ना सब, और या वो जाके प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रख देते ना, तो टिकट रद्द हो जाती, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई थी। अब जब स्वाभिमान की लड़ाई जब क्षत्रिय लड़ता है ना साहब, तो फिर का तो विजय का तो वीर गति की बात करता है। आक्रामकता करता है, इसीलिए करता है आक्रामकता क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है, और जब नहीं सुनता है तो हमें आक्रामकता से हमारी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने त्यागपत्र दिया। लेकिन उसके पश्चात भी हमें न्याय कहीं नज़र आया नहीं। तो फिर जब हमने देखा कि ये बिल्कुल टिकट रद्द करने के मूड में नहीं है, तो फिर हमें पता है, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मुझे पता है कि या तो प्रदेश कार्यालय निर्णय लेगा या फिर केंद्रीय कार्यालय निर्णय लेगा। तो मेरा शुरुआत प्रदेश कार्यालय से करते हैं, और हमने घोषणा की हम गांधीनगर तारीख 9-2 बजे जो कमलम है प्रदेश कार्यालय, उसका घेराव आक्रामकता से करेंगे, क्योंकि आर पार की लड़ाई लड़नी है भाई। टिकट रद्द करवानी है तो वहां जाके तालियां तो हो जाएंगी मेरे को, वहां जाके मुझे क्या करना है मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि ये जो सरकारें हैं वो प्रशासन का दुरुपयोग करती हैं, और आज तक जो भी हमने आंदोलन आक्रामकता से करने गए हमें इन्होंने उठा लिया। तो इस बार हमने उसका भी तोड़ निकाला, क्योंकि लड़ तो सकते नहीं है, संविधान है, पुलिस प्रशासन है, ड्यूटी पे है, तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें रोक सकते हैं। और उसके लिए मेरे पास एकमात्र हथियार था, वो था आत्मविलोपन। लड़ तो सकता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही सकता हूं यदि मुझे रोकने आए तो। आप तो हमने पेट्रोल तैयार रखा था, हमारे पास पेट्रोल की तैयारी थी, और हमने कहा भी था कि यदि आप हमें या हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं या हमारे क्षत्रिय समाज के जितने भी युवा जो आ रहे हैं कमलम पे आने से रोका, तो मैं आत्मविलोपन कर लूँगा। लेकिन दुर्भाग्य इन लोगों ने धोखा किया, मुझे धोखे से एयरपोर्ट से इन्होंने गिरफ्तार किया। और दुख की बात तो ये है कि उन्होंने हमारे क्षत्रिय समाज की आन बान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक की जो केसरिया पाखड़ी है उसका भी मान नहीं रखा, उसका भी सम्मान नहीं रखा, और उसे हवा में उछाल दिया इन लोगों ने। और वो जो पगड़ी का हवा में उछलना और वो मीडिया के द्वारा उसका कवरेज करना और न्यूज़ के माध्यम से वो पूरे भारतवर्ष में पहुंचना, वो मेरी माँ करणी की कृपा, एक झटके में मेरी माँ करणी ने मेरे समस्त क्षत्रियों के, भारतवर्ष के क्षत्रियों को जागृत कर दिया। और उसका जो रिजल्ट था
उसका जो आक्रोश जो देश की जनता में, क्षत्रियों में था, वो भाजपा ने भी देख लिया और देश की जनता ने भी देख लिया। आज क्षत्रिय जागे और उन्होंने जवाब दिया, किसके माध्यम से? मत के माध्यम से। तो वो जो पुरुषोत्तम रूपाला की घटना थी, उस घटना में राजकीय किन्नाखोरी के माध्यम से इन्होंने टिकट रद्द करने का मुद्दा साइड में करवा दिया और धर्म रथ के लिए लोगों को मूवमेंट करवा दिया। जब लड़ाई लड़नी है, जब निर्णय लेने वाला प्रदेश कार्यालय है, तो हम दाएं बाएं क्या सभा करके कर लेंगे? हमको तो वहीं करनी है, तो हमने वहीं तैयारी की और डंडे और झंडे के साथ पहुंचे। देखो अब सीधी बात है, मैं वहां पे मंजीरे बजाने नहीं जा रहा, मैं प्रदेश कार्यालय पे मंजीरे बजाने नहीं जा रहा, मैं भजन करने नहीं जा रहा। मैं वहां किस लिए जा रहा हूं? मैं वहां जा रहा हूं कि भाई मुझे टिकट रद्द करवानी है, उसके लिए फिर जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए दे देंगे। इसलिए मैंने बच्चों से कहा था कि केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके पहुंचना। भाई डंडा तो लेके पहुंच सकते हैं, टिकट तो फिर भी इन्होंने देखो मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मुझे दुख इसी बात का है कि स्वाभिमान की उस लड़ाई को हम हार गए। तो अभी आप इसका और वो क्यों हारे? आप पॉलिटिक्स में वापस आएंगे? अरे बिल्कुल, आप सुनो, मैं बताता हूँ आपको पॉलिटिकल कैसे बिल्कुल। हमें दुख इस बात का है कि स्वाभिमान की लोकसभा की लड़ाई हम हार गए। लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, उसमें जो मतदान, जो मत की जो है ना, जो मत की जो गिनती है वो बहुत बिखरी होती है, बटी हुई होती है। लेकिन जब चुनाव लोकल बॉडी का आएगा, जब विधानसभा का आएगा, तो उसमें जो जातिगत समीकरण की जो आवश्यकता हमें है वो हमें मिल जाएगी। तो ये जो आगे जो चुनाव आएंगे, गुजरात में लोकल बॉडी का आएगा, बाकी जो प्रदेशों में आ रहे हैं चुनाव, उसमें भाजपा को और भी मुंह तोड़ जवाब देने की हमारी तैयारी है। हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे स्वाभिमान पे, नारी अस्मिता पे निंदनीय टिप्पणी की है, स्वाभिमान पे हमला किया है। तो पुरुषोत्तम रूपाला तो इनके लिए बहुत बड़ी फांस बन चुका है। और जब तक हम हमारे इस अपमान का बदला नहीं ले लेते हैं, वो बदला हम पूरे भारतवर्ष में लेंगे, क्योंकि करनी पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। इन्होंने गुजरात में तो राजकीय किन्नाखोरी कर ली और गुजरात में इन्होंने अपने गोटियां सेट कर ली, लेकिन भारतवर्ष में सेट कैसे करेंगे? तो हमने वो जो कार्य था हमने कर दिया। पुरुषोत्तम रूपाला की घटना के बाद आप लोगों ने सबने ये देखा कि हमने बिल्कुल गुजरात में तो सफलता हासिल नहीं की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 से 7% सामान्य क्षत्रिय हैं और बाकी ओबीसी का लाभ लेने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इनके बीच में जो एक तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और उसका नुकसान हमने गुजरात में उठाया। लेकिन यूपी, राजस्थान, हरियाणा में आपने देखा, बिहार में आपने देखा, वहाँ पे हम लोगों ने हमारा जो जवाब देना तो हमने दिया। तो आने वाले समय में बिल्कुल पुरुषोत्तम रूपाला वाली घटना पे हम शांत आज भी नहीं बैठे, आगे भी नहीं बैठेंगे, और हम पूरे भारतवर्ष में आने वाले समय में भी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, अभी जो भीमा कोरेगांव और जो बाम सेफ के नेता के साथ आपने स्टेज शेयर किया था, और वहाँ एक घटना आई थी, एक वीडियो जो हमने देखा कि भाई आपने उनका जूठा पानी पिया, और जो एक पहल करी कि भाई ये जो जातिवाद है उसको हटाया जाए, उसको छुआछूत, तो उसके जातिवाद, वो घटना क्या थी? और हम उसे जातिवाद नहीं कह सकते, वो एक छुआछूत है। छुआछूत को इस भारतवर्ष में स्थान नहीं देना चाहिए, ये हम सब की एक सोच है, और वही हमारा एक छात्र धर्म भी है। तो मुझे एक चीज़ बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पछात जाति जो है, क्या वो इस देश के भाग नहीं है? बिल्कुल, डेफिनेटली है ना। तो क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है ना? जब रियासतें थी, जब रजवाड़े थे, तब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब क्या रैयत में ये लोग नहीं थे ना? तो ये परिवर्तन आया कहाँ? छुआछूत आई कहाँ? इस पे भी हमें मंथन करना होगा। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हम छात्र धर्म निभाने का कार्य कर रहे हैं। और मैंने जो पानी पिया था, मैंने जो जूठा पानी पिया, आप सब ने देखा। कोरेगांव ने ये घटना है नागपुर की, कोरेगांव की नहीं, नागपुर की घटना है। उनका अधिवेशन था, और उस अधिवेशन में सुखदेव सिंह गुगामेड़ी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था, परंतु सुखदेव सिंह गुगामेड़ी जी की हत्या हो गई। उसके पश्चात
इन्होंने वामन मेश्राम जी ने, उनकी धर्म मंत्री जो है निशा जी ने संपर्क किया और मुझे बुलाया। और जब मैं वहाँ पहुँचा उस अधिवेशन में, तो वहाँ मैं लोगों से मिला। लोगों ने मुझे ये कहा कि सर, हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, और हमने ये देखा है कि आज भी गाँव में छुआछूत चल रहा है। तो मुझे दुख हुआ उस बात का, और मुझे वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैं इस छुआछूत की गंदगी को पूरे भारतवर्ष से दूर कर पाऊँ। तो उस मंच पे से मैंने वामन मेश्राम जी से निवेदन किया, और वो आए, और मैंने जो पानी की बोतल जो थी, जो बिल्कुल सील पैक थी, मैंने खोली और उनको दे दी। मैं बोला, आप बड़े भ्राता हैं, पिता तुल्य हैं मेरे लिए, और आप इसे जूठा करके पिए। उन्होंने पिया। उसके बाद मैंने उसी जूठे पानी को पिया जब मैंने, और वो वीडियो जब पूरे भारतवर्ष में फैला, तो जो मैंने प्रतिसाद पाया आप सोच नहीं सकते साहब। अनुसूचित जाति जनजाति के और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने जो मुझे फ़ोन किए हैं और जो मुझे सम्मान दिया है, जो मेरे को लेके जो उनके अंदर एक गलत फहमी थी, उसको जब उन्होंने व्यक्त किया कि साहब हम आपका ऋण कभी नहीं चुका सकते, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, क्षात्र धर्म निभा रहा हूँ मैं, आप सबका हूँ, आप निश्चिंत रहिए। छुआछूत का हम किसी भी कीमत में अब गाँव तक उनको हम बढ़ने नहीं देंगे। तो ये जो घटना थी, उस घटना से जो एक क्षत्रियों और अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में एक जो खाई थी, एक दरार थी, वो काफ़ी हद तक हम लोग ख़त्म करने में कामयाब रहे। और आगे भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, मेरा छात्र धर्म है देश की जनता के लिए अपना योगदान देना, तो मैं ऐसे ही देता रहूँगा। और रहा हमारे जो क्षत्रिय संगठन है, हमारे क्षत्रिय जो समाज के लोग हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं दादा आपने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि आने वाले समय में क्योंकि कई आयामों पे हमें पहुंचना है, क्योंकि जो क्षत्रिय करनी सेना है उसका एकमात्र लक्ष्य है वो सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना। और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें हमारे समाज के जो उम्मीदवार हैं, जो युवा हैं, जिनको हम उम्मीदवारी देने का भविष्य में सोच सकते हैं, उनको उनका लाभ मिलना भी अति आवश्यक था। वो अंतरात्मा की एक आवाज़ थी, अंतरात्मा की आवाज़ पे ही मैंने वो कदम उठाया था। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, और इसमें कोई ऐसा मेरी तरफ से निजी स्वार्थ का कोई कदम नहीं था जिससे लोगों को ये लगा कि मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए वो जूठा पानी पिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ खाली कि जिस आपने बताया इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है, तो ये पानी पीने से अगर इतना असर हो सकता है, तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करें छुआछूत के मामले में सेम, तो काफ़ी बदलाव आ सकते हैं समाज में। जो अभी कड़वी सच्चाई है, छुआछूत तो ऑलरेडी है साहब, तो ये बहुत बड़ा कदम था, आप समझ नहीं सकते। उस मंच पे से वामन मेश्राम जी, जो बामसेफ के मुखिया है, बामसेफ जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा संगठन है इस भारत देश का, उस संगठन के मुखिया का यदि जूठा पानी हम पीते हैं तो इससे बड़ा छुआछूत को खत्म करने का कदम हो ही नहीं सकता। आप समझने की कोशिश करो, ये हो गया। उसके अलावा जहां कहीं जरूरत पड़ती है अनुसूचित जाति जनजाति को, तो हम खड़े हैं ना सर। हम कैसे भूल जाएं आदिवासियों को, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ इतना बड़ा योगदान दिया, हम कैसे भूल जाएं? दिया ना योगदान, इतिहास गवाह है। तो वो तो हमारे हैं ही। और 567 रजवाड़े हमारे थे भाई, अखंड भारत के लिए हमने समर्पित किए। क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना क्यों करनी पड़ी, कभी सोचा किसी ने? अरे घोर उपेक्षा हो रही है हमारी। पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों की घोर उपेक्षा राजनीतिक क्षेत्र में ये पार्टियां कर रही है। अभी उस घोर उपेक्षा को कैसे रोका जाए, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाए। सिंपल लॉजिक है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपके लोकल बॉडी के चुनाव हो, टिकट के बंटवारे में घोर उपेक्षा ये करते हैं। ये लोग कहते हैं जातिगत समीकरण के आधार पे, ये कहते हैं जातीय समीकरण के आधार पे टिकटों का बंटवारा ये सालों से करते आए हैं। तो अब जब करणी सेना ने पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों का जातिगत समीकरण स्थापित किया है, तो जहां हमारी भरपूर संख्या है वहां हमें टिकट देने में क्यों आप बिल्कुल हिचकिचाते हैं? देना हमें टिकट भाई। जब संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर टिकट रिजर्व कर दी गई, जब संविधान भी रिजर्वेशन को मानता है कि भाई हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतनी टिकट रिजर्व होनी चाहिए,
जब पार्टियां भी सालों से जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों को रिजर्वेशन करती आई है, तो फिर अभी हम भी तो हमारे लिए भी तो रिजर्वेशन का कोई प्रावधान हो। हमारी वही एकमात्र मांग को लेके हम लोग भारतवर्ष के गांव-गांव यात्रा कर चुके हैं, और हमारा जो लक्ष्य था, ये केसरिया जो धारण किया है, थोड़ी धारण किया है। ये सफेद वस्त्र का क्या उद्देश्य क्या है, क्यों धारण किया मैंने? मैं चाहता मैं भी कलर कपड़े पहन लेता, थे ना मेरे पास ब्रांड कपड़े, मैं एक चुटकी में मैंने ये चेंज किया, ये धारण किया, और मैंने प्रण लिया कि जब तक भारतवर्ष में मैं मेरे क्षत्रिय समाज का कैडर तैयार नहीं कर देता, जब तक जहां जहां मेरी भरपूर संख्या है क्षत्रियों की, चाहे वो फिर ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय क्यों ना हो, जहां संख्या है वहां उनको मैं सत्ता में स्थापित नहीं कर देता, तब तक मैं मंच और माला को स्वीकार नहीं करूंगा। और मैंने वो किया। ये तो मां करने की कृपा कि पगड़ी उछली, और जो मेरा प्रण था, वो मेरा जो एक उद्देश्य था, वो सार्थक हो गया। बाकी मेरे को पूरे भारत देश में जाना था। मैं गुजरात में गाँव-गाँव यात्रा कर चुका हूँ, मैं राजस्थान में गाँव-गाँव यात्रा कर चुका हूँ, मैं मध्य प्रदेश में गाँव-गाँव यात्रा कर चुका हूँ। किस लिए? कैडर तैयार करने के लिए। टिकटें की मैंने मांग रखी। गुजरात में मैंने 55 टिकटें मांगी थी, मैंने राजस्थान में 70 टिकटें मांगी, मैंने मध्य प्रदेश में 65 टिकटें मांगी। सब बिना डिमांड के कोई पूर्ति नहीं करेगा आपकी, लेकिन डिमांड करनी तो पड़ेगी। तो हमने वो डिमांड की व्यवस्था की, और आज जितने भी क्षत्रिय संगठन है साहब, आज वो एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, हमारे क्षत्रियों को भी, क्षत्रिय समाज को भी, जो अभी जातिगत समीकरण स्थापित कर चुका है, उसे भी सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अवश्य मिलनी चाहिए। तो साहब इसमें गलत क्या है? हम तो वही कर रहे हैं जो हमें करना था। छात्र धर्म निभा रहे हैं, यही छात्र धर्म है हमारा कि हमें सत्ता मिलेगी तो हम कुछ कर पाएंगे। युद्ध स्तर पे यदि हमें कुछ करना है भला, तो सत्ता से बड़ा कोई भी जरिया नहीं हो सकता। इसलिए सत्ता में यदि आप बैठे हो तो वहां पे योजनाओं की कमी नहीं है, आप अपने समाज का भी भला कर सकते हो, और छात्र धर्म का निर्वहन करते हुए आप देश की जनता का भी भला कर सकते हो। तो हमने वही किया, और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य जो है, सत्ता में क्षत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करके जनता की सेवा करना, छात्र धर्म निभाना, उसे हम 1,00,000% सार्थक करके दिखाएंगे। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही शेखावत जी। एक आखिरी बात, और उसके बाद आपका लुक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपने हाथ में जो अंगूठी है आपकी, और फिर जो आप ये घड़ी पहनते हैं, तो उससे भी ये एक लोगों में ना ऐसा वो भाव जाता है। जैसे युवा की बात करते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं, अरे ये एकदम बढ़िया जो आपका पर्सनालिटी है उसके ऊपर सूट करता है। तो ऐसा है सर, इस भारतवर्ष में जैसे जैसे प्रदेशों में आप जाओगे, उनका परिधान बदलता जाएगा, और मुझे गर्व है और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, और जो आपको सर से लेकर पैर तक दिख रहा है वो हमारा पहरवेश है। हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत हैं, और भूतकाल में इतिहास गवाह है कि जो हमारे राजा महाराजा युवराज हुआ करते थे, वो इसी तरह से अपना एक अटायर लेके वो मूवमेंट करते थे। तो यहाँ आप देखिए, वेस्टर्न कल्चर से तो लाख गुना अच्छा है। आज मेरी धर्मपत्नी है, वो भी आज जो हमारे राजस्थानी जो पोशाक है, जो परिधान है, उसमें ही मूवमेंट करती है, और जो उसके अंदर जो उसकी खूबसूरती निखरती है वो आप कभी सोच नहीं सकते कभी। बिल्कुल, ये एक हमारी संस्कृति है, उसको लेके चल, ये जो है ना, ये संस्कृति है। इसमें मैंने कुछ नया इसमें है ना ऐड नहीं किया है। मैंने भूतकाल में मैं गया, हमारे राजा महाराजा युवराजों की जो तस्वीरें थी मैंने वो देखी, और उसके आधार पे मैंने ये एक एक करके बनवाई। सबसे पहले मैंने साफा शुरू किया पहनना, तो लोगों को अटपटा लगा। यहाँ पे युवा तो खास, अरे ये क्या हो गया, शेखा भी साफा पहन के घूमते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे, मेरी दाढ़ी मूछें कुछ नहीं थी, मैं तो आर्मी से आया हुआ था, क्लीन सेव रखता था मैं तो, ठीक है, आर्मी का था, क्लीन सेव रखता था। तो फिर मैं वहाँ से आया तो ये कोविड आया, भाई कोविड का समय आया, और कोविड के समय के दौरान आप सबने देखा होगा क्या परिस्थितियाँ थी, क्योंकि नाई तो था नहीं, दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, और जो दाढ़ी बढ़ी तो वो लुक बन गया। भाई हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे दाढ़ी मूछें रखते ही थे,
तो वो मेरे पे शूट कर गया, ऑर्नामेंट्स बनवाए, वो पहने। एक जो कल्चर था हमारा, जो एक ट्रेडिशन था हमारा राजपूताना का, उसको मैंने जीवित रखा है ताकि युवा ये न भूले कि ये हमारी संस्कृति है। आप ये देखिए ना साहब, ये भी क्या है, युवाओं के लिए ये। यदि आज लाखों युवा मुझे फॉलो करते हैं तो वो इनके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये महाप्रताप जी त्याग, बलिदान और संघर्ष की ये बिल्कुल बड़ी मिसाल है। ये शहीद भगत सिंह जी जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में शहादत दी, ये अपना अशोक स्तंभ है, ये अपना तिरंगा है, किस लिए? युवाओं के लिए। इस भारत देश के यूथ को ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, और आपको प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक मोर्चे पे अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, अन्यथा ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से युवाओं से खास कहना चाहता हूँ कि आप इस देश का भविष्य हो। इस देश की जो कमान है वो आपके हाथ में है। आपको व्यसन से दूर रहना है और अच्छी पढ़ाई करते हुए आपको प्रत्येक मोर्चे पर, प्रत्येक क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। बाकी हम आपके साथ उपस्थित हैं, और जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी, करणी सेना जो परिवार है जिसको आप कहते हो कि आक्रामकता के साथ कार्य करता है, तो वो आक्रामकता का भी जो हमारा कार्यशैली है, वो उसके पीछे भी हमारा जो उद्देश्य है वो न्याय और अधिकार पाना ही, क्योंकि डर के बिना प्रीति नहीं होती साहब। भय बिना प्रीत ना हो तो गोपाला, सुना होगा। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। लोग कहते हैं राज शेखावत आक्रामकता ज़्यादा रखता है, तो राज शेखावत आक्रामकता कभी कभी रखता है, हर बार नहीं रखता है। जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ आक्रामकता भी दिखानी पड़ती है। डेफिनेटली। तो शेखावत जी, इसी बात के साथ आज के पॉडकास्ट का हम समापन करते हैं। हाँ करो। और आपने जो समय दिया उसके लिए, अरे आपने बहुत समय दे दिया मेरे को आज। एक्चुअली मैं जानता हूँ सब बिजी हो आप लोग, लेकिन मैंने समय आपका ज़्यादा ले लिया। नहीं, लेकिन मेरे से जो बन पड़ा मैंने मेरी बात आप तक पहुँचाई है। और बाकी कुछ प्रश्न रह गए हों तो अगली बार अपने नेक्स्ट टाइम आप जब आओ तो हम कवर कर लेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।